हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स कवर किए। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने डिस्कस किया आईसीबीएन के बारे में, जिसके बारे में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में और एमएससी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको भी हमने कवर किया 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में। लगभग हर साल ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोमेनक्लेचर के अंदर ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को मैं कवर कर चुका हूं। उसके बाद एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और ये एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जाता है। लगभग हर साल ये लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्लासिफिकेशन के अंदर बीएससी में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एमएससी के लिए हचिंसन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हालांकि मैं कई सारे क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुका हूं, आप चाहे तो उन सभी को याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने बोटेनिकल गार्डन को कवर किया, जिसके बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो वो भी हम कवर कर चुके हैं। अब फिर उसके बाद हमने कवर किया यहाँ पर फैमिलीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिवेशन, इन्फ्लोरेसेंस या स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी, और उस मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, फ्लावर्स की सिमेट्री के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने कवर किया ब्रैक्ट एंड कैलिक्स के बारे में, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के बारे में। तो इन बेसिक टर्म्स को कवर करने के बाद अब हम फैमिलीज को अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन, फ्लोरल फॉर्मूला, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जिसको हम फैमिलीज को बीच में ही कवर कर लेंगे। फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं फैमिलीज को और नंबर फर्स्ट फैमिली हम डिस्कस करने वाले हैं रेननकुलेसी। दोस्तों, रेननकुलेसी से रिलेटेड कई सारे एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और रेननकुलेसी में इसमें आपको कितना लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 7.5 नंबर या 10 नंबर में, तो आपको कितना लिखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कई ऐसी फैमिलीज होती हैं और कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं कि किसी भी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को याद नहीं रखते। हालांकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से उनका 2 नंबर कट जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी फैमिलीज को आप डिस्कस कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरूर याद रखें, क्योंकि वही आपको लास्ट में जो आपको जो नंबर्स कटते हैं फैमिलीज के अंदर, वो 2 नंबर वहीं से कटते हैं। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कंफ्यूजन क्यों आती है और कैसे आती है। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम सिंपली डिस्कस करेंगे रेननकुलेसी फैमिलीज के बारे में, कितनी स्पीसीज है, और फिर उसके बाद इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक अगर आपने कवर किया है तो आप तुरंत बता सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ इसमें किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, तो उसके बेस पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक थिंग्स को कवर किया। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लोरल डायग्राम के बारे में। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो 10 नंबर में जो भी एग्जाम पेपर में जरूरी है, 10 नंबर या 7.5 नंबर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें जितना भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है वो सब हम इसी यहाँ पर जो इस वीडियो के अंदर ही सब कुछ कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, यानी कि पूरी जो रेननकुलेसी फैमिली है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद फाइनली आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सर्च करेंगे बायो बुक टैग। हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है बायो बुक टैग के नाम से, जो कि स्पेशली बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे बायो बुक टैग पर, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा ज्वाइन का। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से जितने भी नोट्स या पीडीएफ पड़े हुए हैं या फिर मैं जो भी मैं अपलोड करने वाला हूं, आप उसको रिसीव कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने फोन की गैलरी में रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 1 रेननकुलेसी फैमिली, जिसे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर एग्जाम पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्क्राइब द फ्लोरल फॉर्मूला, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेननकुलेसी फैमिली, तो आपको कितना एक्सप्लेन करना होगा, कितना आपको वहाँ पर फ्लोरल डायग्राम किस तरह से आपको बनाना होगा, फ्लोरल फॉर्मूला आप किस प्रकार से लिखेंगे, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो अच्छे से इसको समझने के साथ साथ इसको साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेननकुलेसी फैमिली के बारे में, जिसे हम बटर कप फैमिली के नाम से भी जानते
जानते हैं। क्यों जानते हैं हम बटर कप फैमिली के नाम से? क्योंकि इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई देगा वो एकदम कप शेप में दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इसे बटर कप फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिस्टेमेटिक पोजीशन के बारे में। दोस्तों, अगर हम अकॉर्डिंग टू बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें तो इसको डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंदर रखा गया। ठीक है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी क्यों रखा गया? क्योंकि इनमें जो है फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसको हमने एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। दूसरा पॉइंट है क्लास। अब यहाँ पर इस देखते हैं कि इसकी क्लास क्या है, वो है डाइकोटिलिडन्स। क्यों है डाइकोटिलिडन्स? डाइकोटिलिडन्स के पहचानने के और भी कई सारे तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्मी के अंदर आप अगर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको इसको जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडन्स। लेकिन अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको जो है क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया। और वो कौन कौन से फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको डाइकोटिलिडन्स के रखा गया? तो वो कॉमन फीचर्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो लीफ अगर आप देखेंगे तो उसमें रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन दिखाई देगा, जबकि अगर आप मोनोकोट में देखें तो उसमें किस तरह का वेनेशन आपको दिखाई देगा? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और इसमें जो फ्लावर्स आप देखेंगे जनरली पेंटामेरस होते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इसे डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया। उसके बाद सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया। पॉलीपेटली मतलब जिनमें ऐसे फ्लावर जिनके पेटल्स फ्री होते हैं, तो उसको जो है पॉलीपेटली। तो रेननकुलेसी के अंदर जितने भी जेनेरा है, जैसे आपने देखा यहाँ पर 15 जेनेरा और लगभग 1900 यहाँ पर स्पीसीज है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मोस्टली जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उनके जो पेटल्स हैं वो पूरी तरीके से फ्री हैं। तो इसलिए इसको सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया। सीरीज थैलेमीफ्लोरी के अंदर इसमें जो थैलेमस पाया जाता है वो डोम शेप्ड का पाया जाता है। ठीक है, थैलेमस जो आपको दिखाई देगा इस जो कि सीरीज थैलेमीफ्लोरी के अंदर जितने भी फैमिलीज आती हैं, ठीक है, वो सब उनका जो आपको दिखाई देगा जो उसमें थैलेमस होता है वो डोम शेप्ड का होता है। और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके बेस पर इसको जो है थैलेमीफ्लोरी के अंदर रखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्डर इसको रेनेल्स के अंदर रखा गया है। ठीक है, जब भी आप ऑर्डर मेंशन करते हैं तो लास्ट में आप क्या लगाते हैं? सफिक्स में एल्स। और जब भी आप फैमिलीज लिखते हैं तो अब लास्ट में आप क्या लगाते हैं? एसी। ठीक है, तो ये है थोड़ा सिस्टेमेटिक पोजीशन है जिसके बेस पर यहाँ पर सिस्टेमेटिक पोजीशन के अंदर हमने देखा कि रेननकुलेसी फैमिली का पोजीशन क्या है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इस फैमिली के अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? सिर्फ इंडिया में ही है या इंडिया से बाहर भी पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट है? So family Ranunculaceae include nearly 15 genera and 1900 species. Out of 63 species are found commonly in India. दोस्तों, कई सारी बुक्स ऐसी होंगी, ठीक है, अगर आप ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 35 जेनेरा है। तो इससे कंफ्यूज होकर के कमेंट्स में ये मत कहना सर हमारी बुक्स में तो 35 है और आपने इसको गलत लिखवाया है। नहीं, ये वे जो आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है ये समय समय पर चेंज होती रहेंगी। अब अभी कोई नेक्स्ट बुक आएगी, ठीक है, नई पर एडिशन की कोई बुक्स आएगी तो उसमें ये वैल्यू आपको चेंज दिखाई देगी। तो इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 50 जेनेरा क्यों है, 35 क्यों नहीं है, क्योंकि ओल्ड में आपको 35 दिखाई देगी, जो न्यू है उसमें 50 जेनेरा और लगभग 1900 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 163 स्पीसीज आपको इंडिया में दिखाई देंगी, कॉमनली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे कॉमनली अकर इन नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स एंड अदर कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में, कूलर पार्ट्स में वर्ल्ड के में पाए जाते हैं। इन इंडिया मेनी स्पीसीज आर फाउंड इन हिमालय। अगर इंडिया में देखा जाए, जो हमने देखा है 163 स्पीसीज है, ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं ये हिमालयाज पर पाई जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा अभी तक? सिस्टेमेटिक पोजीशन। नंबर सेकंड हमने क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये जो स्पीसीज हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम देखने वाले हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो जनरली हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं? हैबिट, रूट, लीफ एंड स्टेम। ये 4 पॉइंट्स है जो कि हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर कवर करते हैं। कौन सा? कि जो इनके अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनका हैबिटेट कैसा है, हैबिट कैसा है, उनके अंदर जो रूट पाया जाता है वो कैसा है, दूसरा पॉइंट लीफ कैसा है और स्टेम कैसा है। ये है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सपोज इन द केस आप यहाँ पर हमें पता है कि लगभग 20 फैमिलीज़ हैं डाइकोट के अंदर। तो सपोज़ अगर आपको आप जो जिस फैमिली के बारे में आप पढ़ कर गए हैं वो एग्जाम पेपर में ना आई, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो कि सिस्टमेटिक पोजीशन आप बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी फैमिली होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना करके लिख सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में भी अगर आपको हैबिटेट पता है तो आप जनरली आपको पता है कि एनुअल, पेरेनियल, ये सब आप सब कुछ उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मतलब ये तरीका होता है, ये तरीका तब आप आजमाएंगे जब
आपको कुछ पता नहीं है, आई मीन आप जो फैमिली पढ़कर गए हो वो एग्जाम पेपर में ना आए, तब ये कंडीशन तब आए। फिलहाल के लिए तो आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर। तो डिस्कस करते हैं हैबिट के बारे में, ठीक है। द प्लांट्स आर एनुअल, ये जो प्लांट्स हैं ये एनुअल है, पेरेनियल भी है, ध्यान रखना। एनुअल का मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल को सिर्फ एक साल में कंप्लीट करे उसको हम एनुअल बोलते हैं। पेरेनियल यानी बहुवर्षीय, ठीक है, यानी कि कई सारे और भी कई सारे 4, 5, 6 यानी ज़्यादातर कई सारे वर्षों में, ईयर्स में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। तो इस फैमिली के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं वो एनुअल भी है, पेरेनियल भी है और हर्ब्स है, ठीक है। मोस्टली 90% लगभग हर्ब्स आपको दिखाई देंगे और क्लिम्बिंग सर्ब्स आपको दिखाई देंगे। क्लिम्बिंग सर्ब मतलब ऐसे सर्ब जिनकी, जो क्लिम्बिंग का मतलब होता है थोड़ा मजबूत, ठीक है, हर्ब्स से थोड़ा मजबूत आपको दिखाई देंगे। रेयरली ट्रीज, इसमें जो आपको पेड़ दिखाई देंगे वो बहुत ही कम, रेयरली, ठीक है, रेयरली दिखाई देंगे ट्रीज। एंड सम स्पीसीज आर एक्वाटिक, कुछ स्पीसीज इसके अंदर जो पाई जाती है वो जल में भी पाई जाती हैं। तो हैबिट में हमने क्या देखा, द प्लांट्स आर एनुअल, पेरेनियल। देखो मेन पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जनरली आप एनुअल, पेरेनियल, हर्ब्स याद रखेंगे। क्लिम्बिंग श्रब्स भी पाए जाते हैं, रेयरली ट्रीज भी पाई जाती हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ट्रीज नहीं पाए जाते, क्योंकि ऑब्जर्व किया गया है तो देखा गया कि ट्रीज भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही रेयरली केस में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ आपको एक्वाटिक स्पीसीज भी आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे डिस्कवरी होती रहेगी ऐसे ऐसे पता चलता रहता है फैमिली के बारे में कि किस फैमिली के अंदर जो स्पीसीज है वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे कैसे हैबिटेट में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रूट। अब इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये रूट जो पाया जा रहा है ये किस टाइप का हो सकता है। तो जनरली हमें पता है डाइकोट है, तो डाइकोट में आपको जनरली टैप रूट दिखाई देगा, सो टैप रूट सिस्टम आपको दिखाई देगा। और रेयरली ट्यूबरस, ट्यूबरस का मतलब समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी रूट में क्या होता है, फूड का स्टोरेज होने की वजह से वो पूरी तरीके से एक मासल की तरह दिखाई देगा, ठीक है, यानी ट्यूबरस एक ट्यूबरस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ट्यूब लाइक। तो इस तरह का एग्जाम्पल है एकोनिटम, ठीक है। फूड के स्टोरेज की वजह से जो जड़ें होती हैं वो फूल जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फूड का स्टोरेज हो जाता है इतनी बात क्लियर हो गई। तो रूट के बारे में हमने देखा, जनरली टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, याद रखेंगे, और रेयरली ट्यूबरस भी पाया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए एकोनिटम, एकोनिटम के अंदर जो जड़ें पाई जाती है मोटी मोटी जड़ें होती हैं क्योंकि स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से। उसके बाद देखते हैं लीफ, यानी कि इनके अंदर जो पत्तियां पाई जाती हैं वो किस तरह की होती हैं। दोस्तों पत्तियां एकदम सिंपल होती हैं, ठीक है, सिंपल भी पाई जाती हैं, पिट्यूलेट भी पाई जाती हैं, यानी कि पिट्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको लीफ दिखाई दे रहा है इसके नीचे ये जो पिट्यूल आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि लीफ में जो है पिट्यूल भी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की लीफ को पिट्यूलेट। एक्स स्टिपुलेट, ध्यान से इस वर्ड को ध्यान से देखें। एक्स स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्टिप्यूल अब्सेंट हो, ऐसी लीफ जिसमें स्टिप्यूल अब्सेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट। तो सिंपल, पिट्यूलेट, एक्स स्टिपुलेट कंपाउंड भी पाई जा रही है, एंड अल्टरनेट और रेयरली अपोजिट पाई जाती है लेकिन रेयरली। और जनरली हमें पता है कि डाइकोट फैमिली है तो रेटिकुलेट वेनेशन जनरली उनका एक मेन फीचर्स होता है। डाइकोट का मेन फीचर्स क्या होता है, लीफ के अंदर आपको दिखाई देगा रेटिकुलेट वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको जो पत्तियां होती है, लीफ जो होती है उसमें एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक मेन वेन जाता है और वो पूरी तरीके से ब्रांच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो वेनेशन होता है उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जबकि आप मोनोकोट में देखें तो उसमें पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई देगा, यानी कि लीफ में आपको एक सडनली एक मिड रिप से जाएंगे और फिर 1 to पैरेलली आपको दिखाई देंगे वेनेशन। एक इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इसमें हिट्रोफिली पाई जाती है। इनके लीफ में, ये जो रेननकुलेसी फैमिली है, इनके लीफ में आपको हिट्रोफिली दिखाई देती है। हिट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी एक ही प्लांट पर आपको 2 तरह की पत्तियां दिखाई दे तो उसको कहा जाता है हिट्रोफिली, ठीक है। तो इसमें हिट्रोफिली दिखाई देंगी रेननकुलेसी में। उसके बाद बात करते हैं स्टेम के बारे में कि इसमें जो तना होता है वो कैसा होता है। देखिए तना इसमें ब्रांच होता है, यानी कि ब्रांच है। उसके बाद सिलिंड्रिकल रहता है, इरेक्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ, इरेक्ट। और उसके बाद ग्लैब्रस होता है, ग्लैब्रस का मतलब जिसमें कोई किसी तरह का कोई रुआं जो होता है, जो जहाँ पर जो अक्सर आप देखेंगे जो हर्ब्स प्लांट होते हैं उन पर रुएं की तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी तने पर, वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्टेम होता है उसको हम ग्लैब्रस कहते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से एब्सेंट नहीं होता, ठीक है। आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें प्रेजेंट भी होगा, लेकिन मैंने क्या कहा वहाँ पर रेयरली रख जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल में स्टडी करते हैं, तो दोस्तों प्रैक्टिकल की अगर आप बुक्स उठाकर देखेंगे और प्रैक्टिकल की बुक से अगर आप रेननकुलेसी फैमिली को पढ़ेंगे तो आपको जनरली क्या ऑब्जर्वेशन होगा
कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज की स्टडी की जा रही है। यहाँ पर इस फैमिली के अंदर जितने भी 15 जेनेरा हैं एंड 1900 स्पीसीज है, उसके रेस्पेक्ट में ये सारी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल की बुक्स उठाकर देखें तो उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज को पर्टिकुलर स्टडी की जाती है, जिसके कारण आप वहाँ पर गलत कैरेक्टर्स भी लिख कर आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल की बुक को भी समझना जरूरी है कि उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज को आपको पढ़ाया जा रहा है, वो जो बातें बोली गई हैं वो सिर्फ एक ही स्पीसीज के रेस्पेक्ट में बोली गई हैं। करेक्ट। तो हमने देखा भैया ब्रांच, इनका जो स्टेम होता है वो ब्रांच होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है, ग्लैब्रस होता है, क्लिम्बर्स होता है और समटाइम्स वुडी भी होता है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि इसमें लकड़ियाँ नहीं पाई जाती, समटाइम्स रेयरली वुडी भी होता है। करेक्ट। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक में ये सारी बातें मैं कवर कर चुका हूँ कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो इससे आप तुरंत समझ जाएं कि मैंने वहाँ पर तुरंत बताया था कि साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। ठीक है। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस आपको साइमोस टाइप का भी दिखाई देगा, पैनिकल दिखाई देगा, यानी कि इसमें जो रेसिम है वो ब्रांच है। पेनिकल टाइप में जो रेसिम होता है वो ब्रांच होता है। ठीक है। सोलिटरी एक्सिलरी होता है। सोलिटरी यानी फ्लावर आपको अकेला दिखाई देगा लेकिन वो एक्सियल में दिखाई देगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल है क्लेमेटिस। उसके बाद रेसिम टाइप का आपको डेल्फिनियम, डेल्फिनियम में आपको रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस होता है क्या? देखो जनरली ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है इसमें फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है और इसके बारे में अच्छे से मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो देखिए, अगर आपको जनरल थिंग्स कवर नहीं है, आपकी इन्फ्लोरेसेंस आपको नहीं पता है, तो देखिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे तो पूरा आधे घंटे से ज़्यादा पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कवर किया? डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सिस्टमेटिक पोजीशन कवर किया जो कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया, जिससे कि आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएँ, आपको याद रहेगा ये। ठीक है। और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके आए। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको मैंने बताया 15 जेनेरा है, 1900 स्पीसीज है। जो मेन पॉइंट है उसको याद रखो, बाकी आप एक्सप्लेनेशन हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, डजंट मैटर। ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो मैंने आपको बताया इसमें हैबिट, रूट, लीफ एंड स्टेम, इनके बारे में आपको बताना है कि उसमें हैबिट, इन प्लांट्स के अंदर इन प्लांट्स का जो हैबिट है वो कैसा है, रूट है तो वो किस तरह का है, लीफ कैसा है और स्टेम कैसा है। फाइनली इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताएंगे कि इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो जनरली आपको दिखाई देगा यूजुअली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। यानी कि यहाँ पर ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, ज़्यादा जो स्पीसीज में जो इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा वो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा। करेक्ट। और बाकी इसमें बीच बीच में जनरली आपको पैनिकल भी दिखाई देगा, सोलिटरी एक्सिलरी या रेसिम टाइप का भी आपको दिखाई देगा। और इसका एग्जांपल मैंने आगे लिख दिया है डेल्फिनियम। अब ये देखिए, जैसे ये हमारे पास फ्लावरिंग ट्विग है पूरा, जिसका जो स्टेम होगा ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर्ब्स होते हैं, तो हर्ब्स में आपको स्टेम जो है पूरा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ये इसमें फ्रूट पाया जा रहा है, ये इसमें लीफ पाया जा रहा है, ये इसमें फ्लावर आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इसको फटाफट नोट कीजिए। तो इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक को कवर करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावर्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर 5, फ्लावर्स। दोस्तों, इन फैमिलीज के अंदर जो फ्लावर्स अराइज होते हैं वो एक इलोंगेटेड रिसेप्टिकल पर बोर्न होते हैं, अराइज होते हैं। तो नोट करेंगे, फ्लावर्स आर यूजुअली बोर्न ऑन एन इलोंगेटेड रेसेप्टिकल्स, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों पाए जा रहे हैं फ्लावर में। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों पाया जा रहा है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हर्मेफ्रोडाइट। एंड मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये इस फ्लावर को उसकी सिमेट्री के बेस पर दिया गया है टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक। यानी कि अगर आप किसी फ्लावर को किसी भी, ठीक है, अगर इस तरह के फ्लावर को जो एक्टिनोमॉर्फिक है किसी भी प्लेन से आप कट करने की कोशिश करोगे वो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, तो उसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। और इसके लिए सिंबल आप यूज़ करते हैं ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको सिंबल, इस तरह का आप सिंबल यूज़ करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक, और कई बार ऐसा होता है जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि हम डेल्फिनियम के अंदर देखेंगे तो इसमें जाइगोमॉर्फिक आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको कैसे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। अभी बहुत सी बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न वहीं पर होता है और वहीं से आप गलतियाँ करते हैं। तो फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि फ्लावर्स आर यूजुअली बोर्न ऑन इलोंगेटेड रिसेप्टिकल, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, बिकॉज दोनों के दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एंड्रोसियम एंड गायनोसियम एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है। एंड मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, ज़्यादातर आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर दिखाई देंगे, यानी कि आप किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करोगे इन फ्लावर्स को वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाएंगे। एंड सम टाइम जाइगोमॉर्फिक, उसका एग्जाम्पल है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में आप यहाँ सिर्फ एक ही पार्ट से आप उसको कट करोगे तभी वो जो है
दो भागों में बटेगा, उसे आप किसी भी पार्ट से नहीं काट करके आप ये नहीं कह सकते कि दो भागों में पड़ जाएगा। सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट होगा, एक ही ऐसी जगह होगी जहाँ से आप इसको काट करके दो भागों में बांट सकते हो। उसके बाद आता है हाइपोगाइनस फ्लावर, जो इसमें हाइपोगाइनस होता है। इसमें ये टर्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इपीगाइनस, हाइपोगाइनस या पेरीगाइनस क्या होता है, ठीक है। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो आप कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ठीक है, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर लिखा गया है ब्रैक्टिएट, यानी कि इसमें ब्रैक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी को आपको लिखना है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये मैं पूरी रेननकुलेसी फैमिली के रेस्पेक्ट में ये बातें लिखी गई हैं। आप ये नहीं कह सकते किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के, या जैसे फॉर एग्जांपल हम डेल्फिनियम की बात कर लें तो सिर्फ डेल्फिनिया के रेस्पेक्ट में बात ये नहीं है, ये पूरी जितने भी आपको रेननकुलेसी फैमिली के अंदर स्पीसीज हैं उन सभी के रेस्पेक्ट में बोली गई बातें हैं। नंबर 6 पर आता है पेरियंथ। अच्छा, पेरियंथ टर्म कब यूज़ हुआ था? जब दोस्तों कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो वहाँ के लिए टर्म यूज़ किया गया पेरियंथ, जहाँ पर आप ये डिफाइन ना कर सकें कि कौन सा कोरोला है कौन सा कैलिक्स है। और ऐसा जनरली तभी होता है जब दोनों कलर्ड हो, ठीक है। जैसे हम जनरली देखते हैं कैलिक्स जो है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर कैलिक्स भी कलर्ड में आ जाए तब वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा कोरोला है कौन सा कैलिक्स है। और इन फैमिलीज़ के अंदर इसी तरह का पेरियंथ आपको पाया जाएगा, ठीक है। यही टर्म इन फैमिलीज़ के अंदर आप पेरियंथ वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें कैलिक्स और कोरोला ज़्यादातर फ्लावर में डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाते, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर पाते हो लेकिन बहुत ही कम ऐसी स्पीसीज हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट करेंगे, यूजुअली अनडिफ्रेंशिएटेड इन कैलिक्स एंड कोरोला और मे बी सिंपल पेटलॉइड, और ये सिंपल पेटलॉइड होते हैं, इसमें मानिए सिर्फ पेटल प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 5 सेपल्स, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 5 सेपल्स आपको दिखाई देंगे एंड 5 पेटल्स दिखाई देंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट दिखाई देंगे। जनरली तो ये पेंटामेरस होते हैं, ये तो हमें सब अच्छी तरह से पता है। बट क्या होता है इसमें कि कभी कभी आपको अलग से 5 सेपल्स और 5 पेटल्स आपको अलग से दिखाई दे सकते हैं। और इसमें नेक्टर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो इंसेक्ट हो या विंड, ठीक है, जनरली जो इंसेक्ट होते हैं वो पोलिनेशन करने के लिए आते हैं, तो उन पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो नेक्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द पेटल, ठीक है, पेटल के बेस पर। और ये कहा जाता है कि ये पेटल्स का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पेरियंथ, अब हम बात करते हैं इस पेरियंथ के बारे में, इनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो नंबर ऑफ पेरियंथ भी वेरियस टाइप का हो सकता है, 4 से 20 के बीच में हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इनकी नंबरिंग 4 से 20 तक हो सकती है, किसी में 4 है तो किसी में 5 है, किसी में 6 है तो किसी में 7, तो इस तरह से 4 से 20 तक है। और डेल्फिनियम में क्या होता है, इसमें सेपल और पेटल्स आपस में फ्यूज करके इस पर जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमने अभी तक फ्लावर्स को देखा, पेरियंथ को कवर किया, मतलब इसमें पेरियंथ को अगर आपने कवर कर लिया, जहाँ पर पेरियंथ वर्ड यूज़ हो गया, समझ लो वहाँ पर आपको कैलिक्स और कोरोला को डिफाइन करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट आता है एंड्रोसियम। हालांकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रैक्टिकल बुक में आप देखेंगे पेरियंथ, वहाँ पर टर्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप उसमें पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की स्टडी कर रहे हो और हो सकता है वहाँ पर कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएटेड हो, ठीक है, तो वहाँ पर पेरियंथ वर्ड यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर कैलिक्स कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, पूरी फैमिली में ज़्यादातर ऐसे ही मेंबर है, तो इसलिए पेरियंथ वर्ड हमने यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर्स के अंदर। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस, यानी पॉलीएंड्रस होता है। पॉलीएंड्रस का मतलब कई सारे एंड्रोसियम्स में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड्रोसियम की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे इसमें स्टेमेंस होंगे। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस, असंख्य होते हैं। तो असंख्य के लिए अब सपोज न्यूमेरस हैं यानी कि असंख्य हैं, तो उनके लिए हम इनफाइनाइट, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना एंड्रोसियम में, ये हम यूज़ करते हैं इन फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादातर। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों सपोज करो आप किसी पार्क में या किसी गार्डन में घूम रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर में किसी रेननकुलेसी फैमिली का कोई मेंबर आपको दिखाई दे गया, तो आप कैसे पहचानोगे? तो बेसिकली आप क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉलीपेटली है, उनके अगर उनमें फ्लावर प्रेजेंट है तो फ्लावर को देख करके अगर आप देखोगे पॉलीपेटली है यानी कि जो पेटल्स है वो फ्री है, तब वो रेननकुलेसी का एक सिंबल है, ठीक है, एक मतलब एक लक्षण है, कैरेक्टर है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको दिखाई दे कि उसमें उनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, तब भी एक तरीके से एक बेहतरीन सिंबल है कि हाँ डाइकोट के अंदर आता है, ये भी रेननकुलेसी हो सकता है। तो कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके बेस पर हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं किसी फ्लावर या प्लांट को देख करके, ठीक है। पेरियंथ के बाद हमारा टॉपिक आया एंड्रोसियम, जिसमें आपको मैंने बताया कि यूजुअली कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। स्पायरली अरेंज का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर रिंग में नहीं, ऐसे अरेंज हो, जैसे सपोज यहाँ पर मेरे पास अभी आपको मैं दिखाता हूँ,
ये देखिए, ये जो आपने डायग्राम देखा ना, इस तरह से स्पायरली अरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक एंड्रोशियम होगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट स्पायरली अरेंजमेंट कहलाता है, करेक्ट। और उसके बाद पॉइंट नोट करेंगे, स्पायरली अरेंज के बाद ये जो स्टेमेंस होते हैं पूरी तरीके से फ्री होते हैं, करेक्ट। और पॉलीएंड्रस होता है, एडेनेट टाइप होता है, एक्स्ट्रोस होता है और बेसिफिक्स्ड होता है। यानी कि ये किसके बेस पर, ये जो एडेनेट देख रहे हैं, बेसिफिक्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये एंथर और फिलामेंट, उन दोनों के अटैचमेंट के बेस पर ये उनको क्लासीफाई किया गया है। बेसिफिक्स्ड में क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो एंथर्स के बेस पर अटैच होता है, और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने बेसिक थिंग्स को पहले कवर करवाया ताकि आप इन चीज़ों को यहाँ पर आकर के आपकी गड़बड़ ना हो, आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने पहले बेसिक थिंग्स को कवर किया। एंड्रोशियम हमने देखा, अब हम देखते हैं फीमेल यूनिट गायनोशियम के बारे में। कार्पल्स आर यूजुअली मेनी, इसमें जो कार्पल्स होते हैं कई सारे होते हैं, मेनी कार्पल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर भी आप टर्म यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने इनफाइनाइट गायनोशियम लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सारे कार्पल्स हैं तो इनफाइनाइट, और किसी किसी में पर्टिकुलर एक कार्पल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गायनोशियम अगर एक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्फिनियम, तो वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो गायनोशियम जिसमें जो आपको कार्पल्स दिखाई देंगे मेनी, फ्री होते हैं तो एपोकार्पस, एक तो कई सारे हैं ऊपर से फ्री हैं, और फ्री है तो एपोकार्पस, वहाँ पर इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाता है, एपोकार्पस। द कार्पल्स आर स्पायरली अरेंज्ड, इसमें भी कार्पल्स जो आपको स्पायरली अरेंज दिखाई देंगे। इन सम केसेस फॉर एग्जांपल नाइजेला कार्पल्स में यूनाइटेड दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर जनरली तो स्पायरली होते हैं, लेकिन कुछ जैसे फॉर एग्जांपल नाइजेला है उसमें यूनाइटेड यानी कि आपस में जुड़े हुए। इन डेल्फिनियम में आप देखेंगे द कार्पल इज ओनली 1, जैसा कि आप यहाँ पर इसका फ्लोरल फॉर्मूला ये बनता है डेल्फिनियम का, जिसमें आपको दिखाई देगा कि 1 इसमें कार्पल्स हैं। उसके बाद ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। और इसमें जो प्लेजेंटेशन यानी कि जो ओव्यूल है उसका प्लेसेंटा, यानी कि ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा है उससे जुड़ा रहता है, तो उसमें उनका जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का प्लेसेंटा के थ्रू, वो कहलाता है प्लेजेंटेशन। तो इसमें बेसिकली आप प्लेजेंटेशन देखेंगे मार्जिनल होता है और बेसल होता है, ठीक है। प्लेजेंटेशन का टॉपिक मैंने कवर नहीं कराया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मटर का आपने फ्रूट देखा होगा, उसके अंदर जो आपको दिखाई देगा उसमें जो है एक तरीके का मार्जिनल प्लेजेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बेसल में भी क्या होता है कि उसमें बेस पर अटैच रहता है, प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़ा रहता है ओव्यूल। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। फिलहाल हमने यहाँ पर गायनोशियम को कवर किया। अब हम देखते हैं फ्रूट, इसमें फ्रूट किस टाइप का पाया जाता है। फ्रूट इज एग्रीगेट, यानी फ्रूट हो जाते हैं आपस में इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है इटेरियो, ठीक है, इटेरियो ऑफ एकिन्स। अब यहाँ पर ये एकिन्स क्या है, मतलब ये जिस हिसाब से मतलब इटेरियो, यहाँ पर इटेरियो यूज़ किस लिए किया जाता है, क्योंकि जब फ्रूट होते हैं जब एग्रीगेट होते हैं तो इसलिए इटेरियो। अब इसी के बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। अगर एकिन्स फुल फ्रूट है तो हम इटेरियो बोल लगा देंगे, तो इसके लिए अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। रेननकुलस में आपको इसी तरह का दिखाई देगा, फॉलिकल्स आपको दिखाई देगा एकोनिटम में, और सिंपल फॉलिकल्स टाइप का फ्रूट आपको दिखाई देगा डेल्फिनियम में। कैप्सुलर भी आपको दिखाई देगा नाइजेला के अंदर, और रेयरली बेरी, यानी बेरी भी पाया जाता है लेकिन बहुत ही रेयरली केस में। तो फ्रूट के बारे में हमने देखा, हमने फ्लावर्स, पेरियंथ, एंड्रोसियम, गायनोशियम। और ध्यान रखना अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट्स याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पता लगा लिया है कि इलोंगेटेड रिसेप्टिकल पर फ्लावर जो है अराइज होते हैं, बोर्न होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक ही में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि एंड्रोशियम, गायनोशियम हमने एक टर्म यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो हर्मेफ्रोडाइट मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि किसी भी प्लेन से काटो वो जो है इक्वल पार्ट में कट जाएंगे। समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं, हाइपोगाइनस एंड ब्रैक्टिएट भी होते हैं। तो ये सारे कवर कर लिए, फ्रूट हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि अब आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मिल सकते हैं, दो जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो भी आपको आसान लगे वही आप एग्जाम पेपर में फ्लोरल डायग्राम आप बना के आ जाना। अगर आप रेननकुलस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही डायग्राम आपको बनाना होगा, एक ही फ्लोरल फॉर्मूला या एक ही आप फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। अगर आप रेननकुलस सेलेक्ट करते हैं तो आप ये यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम आप पूरा बना कर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप डेल्फिनियम सेलेक्ट करते हैं तब आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला और ये डायग्राम रहेगा। फ्लोरल फॉर्मूला को आइए समझते हैं। देखिए अगर आप रेन्यूक्लेस यहाँ पर मोस्टली तो आपको दिखाई देगा, जो आपने देखा है ना फ्लोरल फॉर्मूला, मोस्टली इन फैमिलीज़ के अंदर इसी तरह का फ्लोरल फॉर्मूला बनता है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
अब हम रेननकुलेस का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने लिखा ब्रैक्टिएट। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसलिए हमने ये सिंबल यूज़ किया। बाइसेक्सुअल मैंने कहा कि हर्मेफ्रोडाइट होता है, तो हर्मेफ्रोडाइट के लिए मेल और फीमेल दोनों तरह के सिंबल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। कैलिक्स 5 होते हैं, कोरोला 5 होते हैं। एंड्रोसियम की संख्या असंख्य इनफाइनाइट है, तो मैंने कहा कि इसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। गाइनोशियम इनफाइनाइट है, तो इसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। और ये जो इजी एकदम फॉर्मूला है, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर रेननकुलेस का एग्जाम्पल आप एग्जाम पेपर में मेंशन कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा और ईजी भी है। ठीक है, डेल्फिनियम का भी बहुत ईजी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है और बस यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक की जगह ये जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। बाइसेक्सुअल रहेगा। कैलिक्स कोरोला सेम, कोरोला में यहाँ पर आपको 4 दिखाई देंगे, एंड्रोसियम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इनफाइनाइट, और गाइनोशियम सिर्फ एक रहता है। तो डेल्फिनियम में यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ एक गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो उसके लिए ये डायग्राम बनेगा। अब हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन कैसे होता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये 2 टॉपिक रह गए हैं जो कि हमें कवर करने हैं। फिलहाल अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनेशन। इन फैमिलीज के अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं मोस्टली इंसेक्ट के थ्रू उनमें पॉलिनेशन होता है, और कभी कभी हवा के द्वारा यानी कि बाय विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। तो अगर हम इंसेक्ट का एग्जांपल लें तो डेल्फिनियम और एकोनिटम, इन दोनों में इंसेक्ट के थ्रू जो है पॉलिनेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा मोस्टली इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन इसमें होता है। और थैलिक्ट्रम एक ऐसा एग्जाम्पल है, थैलिक्ट्रम, जिसमें बाय हवा यानी कि बाय विंड के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है। तो ये पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि 2 नंबर फिक्स रहता है। ठीक है, अगर आप किसी भी फैमिली के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मिस कर देते हैं तो आपने अपना 2 नंबर मिस कर दिया है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छे से याद करके जाना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कभी कभी एक्स्ट्रा क्या करता है कि 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि फैमिली रेननकुलेसी के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस कीजिए 2 नंबर में अलग से, तब आप वहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि सजावटी पौधे, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है सजावटी पौधे ही आपको दिखाई देंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट। और सेकेंड नंबर पर मेडिसिनल प्लांट। तो इनमें 2 चीज़ों के लिए फैमिली ज़्यादा जानी जाती है, एक तो ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए और एक मेडिसिनल वैल्यू के लिए। तो आइए देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर जैसे नंबर फर्स्ट आता है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम की कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि ऑर्नामेंटल पर्पस से इनके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल और सुंदर होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। ये जो फ्लावर इसकी कई सारी स्पीसीज हैं। ठीक है, डेल्फिनियम की कई सारी स्पीसीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के इसमें फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे। एनिमोन, ये भी इसका ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल दोनों तरह की वैल्यू आपको दिखाई देगी। इनके जो फ्लावर्स होते हैं ब्यूटीफुल होते हैं, क्लीमेटिस के फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल पर्पज में आपको 3 ऐसे फ्लावर्स को याद कर लेना चाहिए, मैक्सिमम 3 आप याद करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, यानी कि हेल्थ में या आप देखेंगे मेडिसिनल की इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो नंबर फर्स्ट एकोनिटम नेपिलेंस। नेपिलेंस, अब यहाँ पर एकोनिटम नेपिलेंस जो होते हैं ये जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि इनके जो प्लांट्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की उसमें दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि जैसे जो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, यानी कि कहीं पर सूजन हो जाए, तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड दवाइयाँ बनाई जाती है। नंबर सेकंड आता है रेननकुलस फाल्केटम। रेननकुलस फाल्केटम, इसको जनरली हम बालूची के नाम से जानते हैं, और स्किन डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी स्किन डिजीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड दवाइयों का इन प्लांट से बनाया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के अंदर एकोनिटम नेपिलेंसिस एंड रेननकुलस फाल्केटम, जिसके थ्रू रेननकुलस फाल्केटम के थ्रू स्किन डिजीज़ होता है, तो उससे रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी दवाइयाँ होती हैं वो इनसे बनती हैं। उसके बाद नंबर थर्ड आता है डेल्फिनियम जलील। डेल्फिनियम जलील यूज्ड बाय द इंड्रोप्सी, जॉइंडिस या फिर ट्रबल ऑफ स्प्लीन, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर ट्रबल होता है तो इनसे उससे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ बनाई जाती है वो यहीं से बनाई जाती है। ठीक है, इन्हीं प्लांट से बनाई जाती है। नंबर 4 आता है रेननकुलस फिकेरिया। रेननकुलस फिकेरिया में ये एक यूरोपियन प्लांट है, और इस जो पाइल से रिलेटेड, जिसको हम हिंदी में बवासीर बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो है मेडिसिन इसमें बनाई जाती है। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें इंसेक्टिसाइड कुछ ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्फिनियम ब्राउनियनम, ये एक ऐसी स्पीसीज है जिससे इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को मारने वाली दवाई भी तैयार की जाती है। उसके बाद आता है नाइजेला सेटिवा। नाइजेला सेटिवा का यूज़ जो है ये भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है। किसके साथ? जो तिल का तेल होता है, तिल के तेल के साथ मिक्स करने के बाद जब कोई बिच्छू काट ले किसी को तो उसको वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मेडिसिनल में इंपॉर्टेंस आ जाएगा।
तो दोस्तों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट आपको याद करने होंगे। ऑर्नामेंटल पर्पस से, मेडिसिनल पर्पस से और इंसेक्टिसाइड, ये तीनों आप याद करके रखेंगे। इंसेक्टिसाइड में आप एक एग्जाम्पल याद करेंगे, मेडिसिनल में आप 2-3 याद कर लें बहुत हो जाएगा, और ऑर्नामेंटल में भी आपको 3 याद करने होंगे, ठीक है। तो ये तब जा करके आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे सभी फैमिलीज़ को कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।